बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल HSP क्लासेज में। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, आज उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था, आपका स्थापना हुई थी प्रयाग के निकट कौशाम्बी नामक स्थान पर। वर्तमान में प्रयाग और कौशाम्बी दोनों पड़ोसी जनपद हैं और इसके संस्थापक आपके श्रीगुप्त थे। इनका जीवन काल 240 से 280 ईस्वी तक था और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, इसका नाम घटोत्कच था। इसका जीवन काल 280 से 320 ईस्वी तक था और इसके बाद घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी हुआ था घटोत्कच का, वो चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे और एक गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका विवाह जो हुआ था लिच्छवी देश की राजकुमारी थी कुमार देवी से इसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त प्रथम का, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इसने अपने समय में गुप्त संवत चलाया 319-320 में। गुप्त संवत को 320 ईस्वी से ही माना जाता है। 320 ईस्वी में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। इसका जो पुत्र हुआ था वो समुद्रगुप्त हुआ था। समुद्रगुप्त जो था चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, यानी उत्तराधिकारी था, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने लगभग जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी सबको जीता। इसने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, इसी की वजह से इनकी कुछ उपाधियां रहीं, जिसमें से अश्वमेध कर्ता इनकी एक उपाधि है, विक्रमंक एक उपाधि है, परम भागवत इनकी उपाधि है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था। यद्यपि पूरा गुप्त साम्राज्य जो है वो भागवत धर्म का अनुयायी था, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। और समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का भी प्रमाण मिलता है, क्योंकि उनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा वादन यानी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के कुछ दरबारी कवि थे, जिनमें से एक कवि इनका था हरिसेड़। हरिसेड़ ने ही आपकी प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। किसने की है? हरिसेड़ ने। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेड़ ने की है। किसका कवि था? समुद्रगुप्त का कवि था। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। 2 चीनी यात्री आए थे, एक आपके आए थे 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे हुएनसोंग, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आपके फाहियान आए थे। तो हर्ष से हुएन सॉन्ग ये याद कर लेंगे और इसके बाद आपका फाहियान बचता है। दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होती है, तो फाहियान अकेले बचता है, चंद्रगुप्त द्वितीय याद कर लेंगे। हर्ष हुएन सॉन्ग, हा से हर्ष और हा से हुएन सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त ने शकों को हराया था और शकों को जब हराया था तो चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त का एक नाम और मिलता है सकारी, यानी शकों के आरी दुश्मन। इसकी जो उपाधियां थी वो थी सकारी की उपाधि इसने धारण की थी, सकारी। सकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे।
दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक सभा होती थी, एक मंडली होती थी, जिसे नवरत्न कहा गया। इन नवरत्नों में महाकवि कालिदास सबसे प्रमुख थे। जैसे आपके अकबर के नवरत्न थे, उसमें बीरबल भी प्रमुख रत्न थे। कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरी, छपड़क ये ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार थे, बेताल भट्ट घटकपड़ और वराहमिहिर, ये इनके 9 रत्न थे। 2 ही ऐसे शासक हुए जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। एक आपके पहले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय और एक आपके अकबर हैं। ठीक है दोस्तों, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम इनका उत्तराधिकारी बना। कुमारगुप्त प्रथम को गोविंद गुप्त के भी नाम से जाना जाता है। 415 ईस्वी से 454 तक इसने शासन किया। कुमारगुप्त ने ही आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने दोस्तों गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के ही समय में हुड़ों का जो आक्रमण था वो शुरू हो गया था और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। अब देख लेते हैं गुप्त काल में प्रशासन की क्या व्यवस्था थी। तो गुप्त काल में जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी उसको देश कहा जाता था, और देश पर जो शासक करता था उसे गोपना कहा जाता था। दूसरी जो प्रादेशिक इकाई थी उसे भूक्ति कहा जाता था, इसके शासक को उपारी कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट कहा जाता था, जबकि जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, इसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। इस ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामीक कहते थे, और इसके अन्य जो भी सदस्य होते थे ग्राम सभा के वो महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को पेट कहा जाता था, और उस समय जो भू राजस्व कर था वह कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। और उस समय की जो भूमि थी उसे उपयोगिता के आधार पर कई भागों में बांटा गया था। जैसे पहला है आपका कृषि करने योग्य भूमि, दूसरा है वास्तु भूमि, वास्तु भूमि में वास करने योग्य भूमि को कहते थे, चारागाह भूमि, और चौथी भूमि आपकी है सिल भूमि, मतलब ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी। पांचवी आपकी अपरात भूमि है, जो जंगली भूमियाँ हुआ करती थी, और उनके समय में सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राहट दोस्तों आपका कुएं में लगाया जाता है, कुआं हो गया ये आपका, ऐसे इसी में बाल्टियां बंधी हुई रहती थी, और ये जब बाल्टी अंदर जाती थी, कुएं का लेवल ऊपर रहता था, बाल्टी अंदर जाती थी, इसमें पानी भर कर आता था। जैसे बाल्टी में पानी भर कर आता था, ऐसे निकलता था, तो यहाँ पर सारा पानी गिर जाता था। ये आपका राहट होता था। प्राचीन समय से ही प्रयोग किया जाता रहा है, और ये बैलों की सहायता से चलाया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहते थे। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों को अब देख लेते हैं। गुप्तकाल के प्रसिद्ध मंदिरों में विष्णु मंदिर आपका तिकोवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। दूसरा महत्वपूर्ण आपका शिव मंदिर है, ये भूमरा नगौदा, ये भी मध्य प्रदेश में है। तीसरा आपका पार्वती मंदिर है, नैना कुठार एमपी में स्थान है, वहाँ पर है। चौथा आपका है दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है आपका दशावतार मंदिर। शिव मंदिर खो नागौद एमपी में है। भीतरगांव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये बड़ी बड़ी ईंटों द्वारा निर्मित मंदिरें हैं भीतरगांव कानपुर में। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, भीतरगांव मंदिर और दशावतार मंदिर कहाँ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों एक फैक्ट है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। और पहली बार जो सती होने का अभिलेख मिला था 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिला है, जिसमें से भोजराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, और जो वृद्ध महिलाएं होती थी उन्हें कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट
वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनका राज धर्म भी वैष्णव धर्म या भागवत धर्म था। विष्णु का जो वाहन है गरुड़, ये गुप्तों का राज्य चिन्ह था। और इस काल में वैष्णव धर्म संबंधित महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ ललितपुर जिला में है, वहाँ दशावतार मंदिर है, वहाँ पर मिलता है। जो ललितपुर है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा अजंता में कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में 6 ही शेष हैं, जिसमें से गुफा नंबर 16 और 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र है, जबकि गुफा नंबर 17 में जो चित्र है उसको चित्रशाला कहा गया है। और इसी चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिमाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं। अजंता की गुफाएं जो हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म में 2 शाखाएं थी, एक हीनयान एक महायान, हीनयान और महायान। जिसमें से महायान शाखा से संबंधित आपकी जितनी गुफाएं हैं अजंता की महायान शाखा से हैं। इसके अलावा दोस्तों गुप्त काल में ही बाघ की गुफा है जो गुप्त राजाओं द्वारा बनाई गई थी। और ये जो बाघ की गुफा है जिला धार जिला है एमपी में, वहाँ पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई थी। दोस्तों इनकी जो अवशेष स्थल हैं आमतौर पर बुंदेलखंड के जो एमपी और उत्तर प्रदेश के सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर इनके अवशेष ज़्यादा मिले हैं। गुप्त काल में ही दोस्तों आपका विष्णुगुप्त द्वारा लिखित और रचित पंचतंत्र जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, यह गुप्त काल में ही लिखी गई थी। इसको संसार की सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसी का स्थान आता है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लाभ, लब्ध प्रणास और अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की और सूर्य सिद्धांत 2 पुस्तकों की रचना की थी आर्यभट्ट ने। और सर्वप्रथम दोस्तों आपका आर्यभट्ट ने ही सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए थे। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। ये सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट ने ही बताया था। इसके अलावा वराहमिहिर, इन्होंने बृहद संहिता लिखी थी और पंच सिद्धांत, बृहज्जाक और लघु जातक, ये 3-4 किताबें वराहमिहिर ने लिखी थी। बृहद संहिता में आपका नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल, इन विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त जो था वो गुप्त युग का महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा की न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं जो हैं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ऐसा बताने वाला दोस्तों आपका ब्रह्मगुप्त जो थे, उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत की पहले ही कल्पना कर ली थी। यद्यपि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन के ही नाम से है। गुप्त काल में आपके पल्लव कांड हुए थे। इन्होंने पशु चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद लिखा था, पशु चिकित्सा पर पलकांडु। और जो संस्कृत भाषा थी यह गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, रुपया। और गुप्त काल में ही आपका याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना की गई थी। इसमें से आपका प्रमुख है नारद स्मृति। इसकी रचना कब की गई थी? गुप्त काल में की गई थी। गुप्त काल में ही सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास हुआ था। बीच में एक मुख्य मूर्ति और बगल बगल में आपके और मूर्तियां जो होती हैं। गुप्त काल में ही मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्रामोन्दान में दिया गया था, जबकि यह ब्राह्मणों और मंदिरों के नाम पर, पुजारियों के नाम पर भूमि का अनुदान करने की प्रथा जो है वो सातवाहन शासकों ने शुरू की थी। गुप्त काल जो है लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के जो नाटक लिखे गए थे इसी काल में लिखे गए थे। शूद्रक ने एक नाटक लिखा था
मृच्छकटिकम, वो भी गुप्त काल के समय में ही लिखा था। इसमें माटी की खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, ये मृच्छकटिकम में वर्णित है। इसको शूद्रक ने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, और ये प्रथम ऐसी रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया, यानी इंग्लिश भाषा में अनुवादित होने वाली प्रथम रचना जो है आपका अभिज्ञान शकुंतलम है। संस्कृत उपलब्धियों के कारण गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसके अलावा नगरों का जो क्रमिक पतन है, इसकी शुरुआत भी गुप्तकाल में ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण कई मंदिरें इसी के समय में गुप्तकाल में ही बनी, बहुत सारी रचनाएं आपके गुप्तकाल में हुई, बहुत सारे जो खगोलीय खोजें थी वो भी आपके गुप्तकाल में ही हुई। इस वजह से गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये रही दोस्तों आपका गुप्त वंश से रिलेटेड कुछ फैक्ट। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। HSP क्लासेज मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।